राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम। मॉडलिंग से फिल्मों में आए जॉन अब्राहम युवाओं में एक लोकप्रिय नाम है। दिसंबर 1972 को जन्मे जॉन अब्राहम का बचपन मुंबई में ही गुजरा। उनके पिता मलयाली हैं और मां ज़ोरोस्ट्रियन। अपनी आकर्षक पर्सनालिटी और लुक्स की वजह से उनके प्रशंसकों को हर पल उनके नए मूव का इंतजार रहता है। हर काम को नए ढंग से करने और उसमें एक नई जान फूंकने के इरादे ने बीते 20 वर्षों से उन्हें आकर्षण का केंद्र बना रखा है। मेरा नाम मणियासुरवे। 2 टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान छोड़ा है, हिंदुस्तानियत नहीं है। जॉन अब्राहम ने हाल ही में पोखरण परमाणु परीक्षण पर केंद्रित फिल्म परमाणु बनाई, जिससे विषय के चयन में उनकी रुचियों का पता मिलता है। हमने जो सोचा वो देश के लिए था, हमने जो किया वो देश के लिए है, और हमने जो पाया वो देश का होगा। जॉन अब्राहम की गिनती आखिरी सुपर मॉडल्स में होती है, जिन्होंने अपनी अपील से बाजार और व्यापार का हिस्सा बनकर एक भरोसा पैदा किया। 2002 में आई जिस्म वो पहली फिल्म थी जिसमें जॉन अब्राहम ने बतौर एक्टर दस्तक दी। उसके बाद अब तक उनकी करीब 50 फिल्में आ चुकी हैं, जहां वो तरह तरह के रोल करते हुए अपने दर्शकों के दिलों में प्यार भरते जाते हैं। जॉन की अभिनीत प्रमुख फिल्में हैं धूम, गरम मसाला, टैक्सी नंबर 9211, काबुल एक्सप्रेस, दोस्ताना, हाउसफुल 2, रेस 2, मद्रास कैफे, वेलकम बैक, शूट आउट एट वडाला, डिशोम और परमाणु। सत्यमेव जयते उनकी ताज़ा फिल्म है जो अभी रिलीज नहीं हुई है। एक शपथ आपने ली थी अपनी वर्दी, अपने फर्ज के लिए। एक शपथ मैंने ली है बाबा, इस मेडल की खोई हुई इज्जत लौटाने की। बतौर प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम की बनाई पहली ही फिल्म विकी डॉनर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है। नाम है विकी अरोरा, फेसबुक पे स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है, और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के 19 बच्चे थे। किन्ने? शक्ल देखकर बंदे का स्पर्म पहचान जाता हूँ। ऐसे डीएनए आर्यन रेस के देखे गए हैं। तू प्योर आर्यन रेस है। स्पर्म से थोड़ा ऊपर आकर देखो, हार्ट नाम की चीज होती है। सर, रेट बढ़ा दो मेरा। मद्रास कैफे, रॉकी हैंडसम और परमाणु उनकी प्रोड्यूस की हुई चर्चित फिल्में हैं। मुझे नहीं लगता कि मद्रास कैफे या परमाणु या विकी डोनर जैसी फिल्म बनती अगर मैं प्रोड्यूसर नहीं बनता। शायद बनती 5 साल बाद, लेकिन मैं प्रोड्यूसर इसलिए बना क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो सोच है वो बहुत अलग है। प्रसिद्धि और चमक दमक की दुनिया में बड़े बड़ों के लिए संतुलन बना पाना कठिन होता है, लेकिन जॉन अब्राहम उन लोगों में शामिल हैं जिनके पैर जमीन पर रहते हैं और इंसानियत का दामन वो नहीं छोड़ते। बहुत बहुत स्वागत है जॉन। थैंक यू। हमको बताइए कि आपने जब मॉडलिंग से करियर शुरू किया, उस वक्त ऐसी कौन सी चीज़ें आपने अपने अंदर महसूस की होंगी और कैसे कैसे एवेन्यूज़ खुलते गए जिससे कि आपको लगा कि इस
करियर में ही आपको आगे बढ़ना है? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मैंने मॉडलिंग करी थी उस टाइम पे मैं सिर्फ एक सुपर मॉडल बनना चाहता था। मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे या ख्वाब नहीं थे कि मुझे फिल्म एक्टर बनना है, क्योंकि उस वक्त पे आज के तारीख में ऑफकोर्स बहुत सारे मॉडल्स इसलिए मॉडल करते हैं क्योंकि उनको एक्टर बनना है, लेकिन उस वक्त पे मुझे सिर्फ मॉडलिंग ही करना था। और मैं उसके पहले मैंने काफ़ी पढ़ाई की, MBA किया मैंने, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था मैं, और मॉडलिंग भी वैसे ही कर रहा था साइड में और काम भी कर रहा था। तो यूजुअली मुझे लोग अभी एक्सीडेंटल एक्टर बुलाते हैं, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि बाय एक्सीडेंट, बाय चांस आप इस इंडस्ट्री में आ गए। तो उस वक्त पे भट्ट साहब जो थे, महेश भट्ट, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे कोई चाहिए जो संजय दत्त की तरह दिखे, बॉडी, लेकिन उसका फेस जो है वो बहुत मासूम सा, वल्नरेबल सा होना चाहिए। तो इन सब ये सब खूबियाँ आप में हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे कुछ करने के लिए? तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूँगा मैं। मेरे को ऐसे ये नहीं थी कि मुझे ये करना है वो करना है। और उस वक्त पे उन्होंने एक फ़िल्म दी थी मुझे और कहा था कि ये फ़िल्म जो है, ये उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म है, अगर सोसाइटी इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी तो ये फिल्म चलेगी, अगर सोसाइटी इस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये फिल्म फेल हो जाएगी। उस फिल्म का नाम था जिस्म, और जिस्म को वो मेरी पहली फिल्म थी। और उसके बाद तो खैर साया, जी, धूम, सारी फिल्में आई। तो जब आपने मॉडलिंग के बारे में सोचा, जैसा कि आपने बताया, उस वक्त और दूसरे कौन से मॉडल्स थे जिनको आप देखकर इंस्पायर हो रहे थे, आइडियलाइज कर रहे थे और उनकी राह पर आपको आगे जाना था? जी, पहले तो वो एक ज़माना था सुपर मॉडल्स का और मेल सुपर मॉडल्स का। तो पहला जो मॉडल था उस टाइम पे दीपक मल्होत्रा थे, उसके बाद मिलिंद सुमन, राहुल देव, अर्जुन रामपाल, डीनो मोरिया, ये सारे मॉडल्स थे। तो मैंने कहा कि यार ये इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं भी मॉडल बनूंगा। और मॉडलिंग भी बाई चांस हुआ। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था, मेरे बॉस ने कहा कि आज मॉडल नहीं आया, जॉन कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम करने दो, उसके बाद में जाके मैं कर लूँगा। तो काम करने के बाद मैं वहाँ पे गया, जीन्स पहना मैंने, लड़की ने, वो एजेंसी वाली ने मुझे देखा, कहा कि ये जीन्स तुम्हें बहुत अच्छा फिट होता है। मैंने कहा ये अच्छा तरीका है मेरे से बात करने का। तो एक्चुअली शी मेंट इट, क्योंकि उसके बाद मुझे मेरा पहला असाइनमेंट मिला जीन्स का, जीन्स कैंपेन का। और उसके बाद काम चलते गए। उसके बाद ग्लैड रैग्स किया मैंने, एक मेल मॉडलिंग कंपटीशन, वहाँ पे जीता मैं। फिर भी मैंने काम नहीं छोड़ा, मैं काम भी कर रहा था। मेरी जो पगार थी वो 13,800 मेरा पगार था। मतलब मेरा टेक होम जो घर पे लेके जाते थे टैक्स के बाद 11,500 था। तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे काम ही करना है भाई, मॉडलिंग से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। और ये नौकरी क्या थी? एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं एक मीडिया प्लानर था। मीडिया प्लानर का मतलब कि अगर आप सोचो कि आप यामाहा मोटरसाइकिल हो और आपने मुझे पैसे दिए, मैं एजेंसी वाला हूँ, आपने मुझे पैसे दिए, बोले कि ये 2 करोड़ है जॉन, अभी आप इन 2 करोड़ से आप ऐसे प्लान बनाइए जहाँ मेरा ऐड मेरे ऑडियंस तक पहुँच सके। आपको करना है, आप जो करना है आप करिए, लेकिन मेरे ऑडियंस तक पहुँचाइए ऐड को। तो मेरा काम था वो मीडिया प्लान करना कि कौन से पेपर में डालूँ, कौन से चैनल पे मैं लेके आओ, क्या करूँ। तो उसके दौरान एक मॉडल नहीं आया, मैं जीन्स कैंपेन पे काम कर रहा था, जीन्स एक उसका प्लानिंग कर रहा था। और उसके बाद मॉडलिंग शुरू होगी मेरी। आपने कहा कि टेक अवे फिर आपका 11,500 या 11,000 था, उसके आगे कुछ आप कह रहे थे तो आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि मैंने बीच में टोक दिया था। नहीं, तो उस वक्त पे मैं काफ़ी मेल मॉडल्स को मैंने देखा और मुझे लगा कि मुझे सिर्फ एक सुपर मॉडल बनना है। और मुझे अभी भी याद है, जब भी मेरी फिल्म जिस्म रिलीज़ हुई तब भट्ट साहब ने कहा कि ये सुपर मॉडल का दौर जो है वो अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि यू आर द लास्ट ऑफ द सुपर मॉडल्स। उसके बाद अभी क्योंकि सारा जो एडवर्टाइजिंग काम था वो सब अभी एक्टर्स ही कर रहे हैं। अभी आप कहाँ सुनोगे कि ये मेल सुपर मॉडल कर रहा है, वो ज़माना चला गया। तो आपके साथ ही चला गया, मेरे साथ ही चला गया। एंड आई थिंक आई वाज लकी कि मैं उस टाइम पे था, मैं जहाँ पे वो भी किया मैंने, अभी ये भी कर रहा था मैं।
अच्छा, इसमें चूँकि मॉडलिंग को लेकर कोई आपने सीखने का भी काम किया कि मैं सीख कर इस काम को करूं? क्या मॉडलिंग ऐसी चीज़ है जिसे कोई सिखा सकता है? मॉडलिंग में आप चौंक जाओगे अगर मैं कहूँ कि एक मॉडल एक तरीके से चलता है रैंप पे, जिसे फैशन शोज़ बोलते हैं, और हर एक छोटे शहर में भी फैशन शोज़ होते हैं जहाँ कपड़े पहन के लड़के लड़कियाँ चलते हैं। तो एक तरीका होता है चलने का, तो वो काफ़ी हमें सीखना पड़ा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जॉन अब्राहम हो, आप जॉन अब्राहम कपड़े पहन रहा है, जॉन अब्राहम चल रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी है। एक एक्टर के तौर पे आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप या तो एक फिल्म में कबीर हो, एक फिल्म में समीर हो, एक फिल्म में ये हो वो, तो चेंज होता रहता है। तो इसमें ये जो आपने काम फिर चुन लिया और धीरे धीरे उसमें आप आगे बढ़ने लगे, आपके पेरेंट्स का इस पर क्या ओपिनियन था? आप लोग कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है, वो आर्किटेक्ट है, मेरे पिताजी भी आर्किटेक्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे और है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मॉडलिंग क्यों कर रहे हो, इसमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, या क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ रिमाइंड किया था, इनफैक्ट लास्ट ईयर, पिछले साल ही रिमाइंड किया। जब भी मैं 8वीं कक्षा में था तभी मेरे पिताजी के जो पार्टनर है उन्होंने मेरे डैड को चीट किया, सारे पैसे ले लिए। और मैं 89 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 3 लाख रुपए आज के 3 करोड़ हैं। और उस वक्त पे मेरे डैड ने सिर्फ मुझे यही कहा कि बेटा जो भी हो लाइफ में, मेरे पास अगर पैसे नहीं है किसी से चोरी मत करना, किसी को चोरी मत करना, और किसी को रिश्वत मत देना, रिश्वत मत लेना। मैंने कहा हाँ डैड, और मुस्कुरा के मैंने डैड को कहा, और डैड ने मुझे याद दिलाया। मैंने कहा कि एक दिन डैड ये चेहरा जो है ना, इसको बेच के मैं पैसे बनाऊंगा। ये आपने कहा? मैंने कहा डैड को, और मुझे याद नहीं था। फिर डैड ने मुझे रिमाइंड किया, बेटा तूने ये कहा था मुझे। तो आई थिंक इट्स जस्ट कई कबार ऐसे होता है कि अगर आप माइंड में कुछ सोचते हो वो डेफिनेटली होता है, अगर आप उसके पीछे लग जाओ वो ज़रूर आपको मिलेगा। ये एक कोइंसिडेंस है कि अक्षय कुमार ने भी हमारे साथ बात करते हुए कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप ही को बताता हूँ ये बात, कि क्लासरूम में टीचर ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं हीरो बन जाऊंगा। तब तक हीरो बनने का कहीं दूर दूर तक उनके पास ना रास्ता था ना कोई सपना था, लेकिन मुंह से निकली हुई ये जो बात है और जो आपने अभी ये बात अच्छा ये बताइए कि जब आप धीरे धीरे करते करते इतने मशहूर हो जाते हैं कि आपका चेहरा, आपकी प्रेजेंस खुद आपको ही पब्लिक डोमेन में दिखाई देती रहती है, आप जहाँ जाइए, चाहे आप टेलीविज़न देखिए, आप इंटरनेट सर्फ कीजिए, आप सड़क पर टहलिए, लोगों के दिलों में, इसके अलावा बाहर जब आप होते हैं, तो ये एहसास कैसा होता है कि जब आप देखते हैं आप ही आप हैं चारों तरफ, तो ये कहीं आपको किसी तरह के एक फॉल्स प्राइड से भरता है और एक नेगेटिव कोई चीज़ आती है मन में? नहीं इरफान साहब, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जब भी पता नहीं बचपन से मैं अपने आप को कहता था कि एक दिन, आज के तारीख में तो लोग मुझे जानते नहीं है, लेकिन एक दिन मैं चाहूँगा कि हर कोई मुझे मेरे नाम से जाने, जिनको मैं भी नहीं जानता हूँ, और वो हुआ। लेकिन उसके साथ मेरी जो परवरिश थी आज के तारीख तक, वो बहुत ही मिडिल क्लास रही है। मेरे पेरेंट्स मिडिल क्लास है, मेरे पिताजी जो है वो साउथ इंडियन है, मलयाली है, मेरी मॉम जो है वो ईरानी है, और बहुत ही बेसिक थे दोनों। और आज के तारीख में भी, इनफैक्ट आज मैं ऑटो लेके गया था, ऑटो में आया मैं, तो हमारे अंदर ये नहीं है कि हमें फैंसी गाड़ी में जाना है या एक अच्छी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में जाना है। तो जो मिडिल क्लास वैल्यूज़ थे मेरे, आज तक मैंने वो वैल्यूज़ को एकदम यहाँ करीब रखा है, क्योंकि मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ मेरी परवरिश है। जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे ब्रिंग अप किया, उन्होंने क्या क्या मुझे समझाया, कि पेरेंट्स ने मुझे हमेशा कहा कि बेटा पढ़ाई करो, जो भी है पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई। उस वक्त पे मैंने सोचा कि क्या बोल रहे हैं मॉम डैड, पढ़ाई नहीं करना है मुझे यार, बहुत हो गया, थक गया। लेकिन एक दिन जब भी मेरे डैड ने कहा कि अच्छा अभी हो गया, अभी तुम्हें पढ़ाई नहीं करना है, मत करो, मैं डर गया। मैं बोला अरे इन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया, और मैं और ज़्यादा पढ़ाई करने लगा। तो मैं काफ़ी मिडिल क्लास हूँ अपने वैल्यूज़ में। तो ये फॉल्स प्राइड की जो बात कर रहे हो आप, वो बहुत, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, काफ़ी लोगों को देखा है
जिनके अंदर वो एक हो जाता है, और उनकी गलती नहीं है, वो एक हो, क्योंकि आपके आसपास जितने सारे लोग हैं हमेशा आपको यही कह रहे हैं कि भाई क्या फिल्म थी आपकी यार, क्या डायलॉग बोला आपने, क्या बॉडी है, क्या डांस करते हो, ये वो, आदमी तो पागल हो जाएगा। लेकिन मैं अब हमेशा अपने आप को मेरे दोस्तों के करीब रखता था, जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, जूनियर केजी से, या मेरे पेरेंट्स, या जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ। उससे क्या होता है कि आप ये जो फिल्मी क्राउड है उनमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अगर आप, मैं उनसे काफ़ी दूर रहता था, तो ये जो फॉल्स प्राइड या फॉल्स इम्प्रेशन का ये काला चश्मा, 4 बॉडीगार्ड, ऐसे ऐसे, वो कभी मेरे साथ हुआ नहीं है। मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ। आज के तारीख में भी मैं चप्पल पहनता हूँ, घड़ी नहीं पहनता हूँ, वॉलेट नहीं है, इनफैक्ट मेरा आज क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल हो गया। तो मैं बहुत ही बेसिक आदमी हूँ और मुझे ऐसे ही जीना है, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत क्लियर है कि ये जो हमारा जो ये कर्व है, ये आज है हमारे पास, कल नहीं होगा हमारे पास। अगर कल आप मुझे रास्ते पे मिलोगे, आप ये नहीं कहोगे कि अरे यार, क्योंकि मैं अंदर आया, क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी लगा दो माइक, ये करो, आप ये नहीं बोलोगे। आप बोलोगे नहीं, ये तो नॉर्मल इंसान है यार, ये हमारे जैसा ही इंसान है, नॉर्मल काम कर रहा है। तो रास्ते पे मिलोगे आप वैसे ही मिलोगे जैसे आप किसी और से मिलोगे। तो वही मुझे रखना है लाइफ में। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि आपको मालूम है कि नार्सिसिज्म एक चीज़ है जो अगर आप अपीयरेंस को लेकर बहुत आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इंडल्ज हों कि मेरा फिज़िक, मेरा परसोना, मेरा चेहरा, मेरी सेक्स अपील, तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने से इस तरह प्यार करने लगते हैं जो एक तरह से सेल्फ डैमेजिंग हो जाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप इस बात से अवेयर हैं, ना सिर्फ अवेयर हैं बल्कि उससे निकलने के लिए आपके पास अपना मैकेनिज़्म है, जिससे कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ नेगोशिएट। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं आईने में शूट के टाइम पे, सिर्फ शूट के वक्त आईने में सिर्फ एक बार देखता हूँ, एक ही बार सुबह, क्योंकि जो भी मेकअप उनको करना होता है वो कर लेते हैं। अगर कट फॉल्स जैसे जो डैमेज, जो भी उनका जो प्रोस्थेटिक मेकअप होता है वो करते हैं, तभी एक बार देखता हूँ। लेकिन असल ज़िंदगी में एक बार भी नहीं देखता अपने आप को। तो आज किसी ने पॉइंट आउट किया, अगर कैमरा आपका इधर है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कुछ लगा है मुझे। अच्छा। मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे कुछ लगा है। तो किसी ने कहा यार लगा है, तुम कहीं पे जा रहे हो इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा ये मेरा चेहरा है। वो ठीक है, ये एक आदमी का चेहरा है, जो लगता है वो लगता है, वो फोटोशॉप करके कुछ नहीं होगा। ये है अभी मेरे पास, अभी क्या करूँ, ऊपर वाले ने दिया है। अच्छा, बीच में जो मैंने आपसे पूछा था कि जो आपके उस वक्त जब आप मॉडलिंग परसू कर रहे थे तब तक कौन से लोग थे, आपने कुछ के नाम लिए, उनमें सबसे अच्छा, और अच्छा बुरा मैं ऐसे कंपैरिजन की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो आपने आखिरकार अपने अंदर कमी ही पाई कि मैं वैसा नहीं बन पाया किसी XYZ की तरह, वो क्या है? नहीं, मैं मानता हूँ कि जितने सुपर मॉडल्स थे वो अपने ही स्पेस में बहुत अच्छे थे। कई लोगों का पर्सनालिटी अच्छा था, कई लोगों का ये एक पर्टिकुलर लुक अच्छा था, कई मॉडल्स ऐसे थे जो वेस्टर्न क्लोथ में अच्छे लगते थे, कई मॉडल्स इंडियन क्लोथ में। तो हर एक की एक खासियत थी। तो इनके साथ मैं तुलना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बर्ताव में, बिहेवियर में अगर मैं मानता हूँ कोई बहुत अच्छा था, वो राहुल देव था। और आई थिंक ही वॉज अ वेरी वेरी स्पेशल गाय। आज की तारीख में भी मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जब भी उनसे मिलता हूँ। इनफैक्ट उन्होंने मेरे साथ काम किया डिशुम में, और मैंने उनका हाथ पकड़ा, कहा कि ना आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। क्या बोल रहा है तू? मैंने सच में, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। अच्छा, देखिएगा कि मॉडलिंग में तो कुछ ख़ास चीज़ों के साथ काम चल जाता है, लेकिन जब आप एक्टिंग में उतरते हैं तो कुछ और भी चीज़ें आपको सीखनी, एक्वायर करनी पड़ती हैं। वो कौन सी चीज़ें थी जिनको आपने, वो तो ठीक है महेश जी ने कहा कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, आपकी तलफ़ुज़ साफ़ होनी चाहिए पहले तो। वो क्योंकि मैं तो बॉम्बे, हमारे टाइम में तो बॉम्बे था, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग हिंदी सीखते थे, अपुन ने क्या हमारी हिंदी बहुत अलग है। तो हिंदी पे काफ़ी काम करना पड़ा, जो शुद्ध हिंदी है उस पर काफ़ी काम करना पड़ा। नव भारत टाइम्स, ये वो इतने सारे पेपर्स, जागरण, भास्कर, चिल्ला के ऐसे वो हिंदुस्तान में वो ऐसे, तो हमें पढ़ना। सो वी हैव टू रीड इट अलाउड, क्योंकि हमारी जो सोच है वो हमेशा इंग्लिश में होती थी।
मेरा बचपन का क्लासमेट जूनियर केजी से ऋतिक रोशन और उदय चोपड़ा दोनों मेरे क्लासमेट्स हैं। अच्छा। तो हम लोग सब इंग्लिश में, और मेरा 1 साल जूनियर अभिषेक था, 4 साल सीनियर आदित्य चोपड़ा, 8 साल सीनियर आमिर खान, 6 साल जूनियर रणबीर कपूर, ये 4 साल जूनियर तुषार कपूर, 2 साल जूनियर एकता कपूर, ये सब मेरे स्कूल के बच्चे थे। तो हम लोग आसपास एक ही स्कूल में हम लोग ने पढ़ाई की, और हम लोग का जो स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम था। तो उसको चेंज करना, हिंदी में थॉट प्रोसेस पूरा हिंदी में कैसे चलता है, वो काफ़ी मुश्किल रहा हमारे लिए। वो एक चीज़। दूसरा तो जैसे मैंने कहा, मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। मैं ऑर्गेनिकली जो मेरे अंदर है मैं सोच के मैं करता हूँ। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग ली, जो अच्छी बात है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से सटलिटी से मैं परफॉर्म करता हूँ, जैसे मद्रास कैफ़े में या परमाणु में या न्यूयॉर्क में या टैक्सी 911 या जिंदा में या शूट आउट एट वडाला में, विरुद्ध में, धूम में भी, जिस्म में, ऐसे काफ़ी पिक्चर्स थी जहाँ पे लोगों ने कहा कि ये बहुत ही सटल है। और मुझे लगता था कि ये जो अगर हीरो या हीरोइन ऐसे टर्न कर रहे हैं, मतलब 2003 की बात कर रहा हूँ जब भी मैं आया था, ऐसे टर्न करके देखते लोग बोलते हैं क्या एक्टिंग कर रहा है ये। और मैंने कहा ये तो पता नहीं, ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये कुछ ज़्यादा ओवर्ट फेशियल एक्सप्रेशंस है। और आज के तारीख में लोग मेरा काम देख के अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोले कि आपने जो किया ना नो स्मोकिंग में, हालांकि पिक्चर नहीं चली लेकिन क्या काम था, या जिंदा में सुपर्ब। और ये जो ओवर एक्सप्रेशन जो लोग उस टाइम पे करते थे, आज के तारीख में इज़ कंसिडर्ड वेरी बैड एक्टिंग। तो आई थिंक उस वक्त पे मुझे एक मौका मिला कि मैं ये सब सीखूं, लेकिन मैंने चॉइस लिया, मैंने चूज़ किया कि मैं ये सब, मुझे ये नहीं करना है, मुझसे ये सब नहीं होगा ये। सो आई वेंट डाउन माई ओन पाथ। तो फिर आपने धीरे धीरे जब एक्टिंग में अपनी जगह बना ली, तो फिर प्रोडक्शन हाउस आपने बनाया, मतलब अपनी फिल्म कंपनी बनाई। जी। बहुत सारे ऐसे भी एक्टर हैं जो फिल्म कंपनियां नहीं बनाते। आपने ऐसा क्यों किया कि एक फिल्म कंपनी बनाकर उसको एक बिज़नेस की तरह सोचें, और क्या आपके अंदर वो भी एक्यूमेन था कि एक्टिंग के अलावा, एक इंडिविजुअल एंडेवर के अलावा इसको एक एंटरप्राइज बनाया जाए? नहीं, मैंने प्रोडक्शन इसलिए शुरू किया, मैं प्रोड्यूसर इसलिए बना क्योंकि जो काम मैं करना चाहता था एज एन एक्टर, या जो मैं देखना चाहता था एज अ व्यूअर, मैं देख नहीं सका। क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता कि मद्रास कैफ़े या परमाणु या विकी डोनर जैसी फिल्म बनती अगर मैं प्रोड्यूसर नहीं बनता। शायद बनती 5 साल बाद, लेकिन मैं प्रोड्यूसर इसलिए बना क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो सोच है वो बहुत अलग है। मैं फॉर्मूला चीज़ें नहीं करता हूँ। परमाणु की बात कर रहा हूँ, अगर परमाणु मैंने सोचा, इसी रूम में डायरेक्टर ने मुझे एक आइडिया दिया, कहा कि तुम्हें क्या लगता है जॉन, इस पर करें हम लोग काम। मैंने कहा बहुत मुश्किल है यार, और फिर मैं मुस्कुराया, बोला कि नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मुश्किल है। अगर आसान होता मैं नहीं करता, क्योंकि आसान चीज़ सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन मुश्किल चीज़ करना सबको डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि वो फेल हो जाएगी उसमें। और मुझे फेलियर से डर नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने सक्सेस से सीखा है, मैंने सारे अपने फेलियर से ही सीखा है। तो मेरे अंदर, मेरे माइंड के अंदर कि ठीक है फेल होगा ना, उससे ज़्यादा नहीं, काफ़ी फेल हो चुका हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं, चलो एक और कर लेते हैं। तो अगर आपके अंदर डर नहीं है ना, आप कुछ अलग करके दिखाओगे। देखिएगा, जॉन के फिल्मों में कहानियाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम ये सुनते हैं अक्सर लोगों से कि फिल्मों में अब अच्छी कहानी लाओ यार, कहानी नहीं है अच्छी, ये सब बातें सुनते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसको आप देखना चाहते थे। ये जो कहानियाँ नहीं हैं और वो जब आप तक पहुँचती हैं, उसके लिए भी एक बहुत टाइट गेटवेज हैं, बहुत मुश्किल से आप तक वो कहानियाँ पहुँच पाती होंगी, क्योंकि उनको पहुँच पाना भी एक कई रास्तों से, कई पड़ावों से होकर गुजरता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो समाज या जो समय हमारा चल रहा है, उसकी धड़कन को पहचानने, वो कहानियाँ आप तक पहुँचें, इसके लिए आपके पास क्या मैकेनिज़्म है? नहीं, मैं एक्चुअली वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को मुझ तक एक कहानी पहुँचानी है, बहुत ईजी है। यहाँ पे कोई मुश्किल मैकेनिज़्म नहीं है कि इनसे बात करो, उनसे बात करो। स्क्रिप्ट है आपके पास, मेल एड्रेस हमारा वेबसाइट पे है, आप आइडिया मेल कर दीजिए, हम लोग आइडिया पढ़ लेंगे,
पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से आइडियाज़ हमें पसंद आए, लोगों को बुला के हम लोग बिठाते हैं। मैं सबको चांस देता हूँ क्योंकि मुझे भी चांस मिला है, तो मैं सबको चांस देता हूँ और कहता हूँ कि प्लीज़ अपना आइडिया जो है आप हमें बता दो। बहुत सिंपल चीज़ है। क्योंकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ों को एंडोर्स करते हैं और इस तरह से जो बाज़ार है उसके एक एजेंट की तरह भी आपको काम करना पड़ता है। जिस तरह का हम लोगों के यहाँ कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है और सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, एक सिंप्लिसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, जबकि आपने खुद सिंपल और मॉडरेट एक लाइफ से शुरुआत की थी। जब आप दोनों को देखते हैं, एक तरफ वो कि जहाँ पर आप कम से कम में भी खुश रह सकते हैं और दूसरी तरफ वो कि जहाँ बहुत कमाते हैं और बहुत खर्च करते हैं और बहुत कुछ खाना पीना या कंज्यूम करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच कभी आपको क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको एक जो स्पिरिचुअल एक पीस है वो भी हमेशा आपका पीछा करती रहती है, तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप समाज के इन दो पोल्स को देखते? जी, मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली मैं काफ़ी कुछ एंडोर्स करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको ही एंडोर्स करता हूँ मैं, नहीं तो पैसे के लिए नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा। पैसा एक बाई प्रोडक्ट होता है और काम के बारे में वैसे ही सोचता हूँ। फिल्म्स के बारे में अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं करूँगा। ऐसे नहीं कि मुझे 3 फिल्म करनी है साल में या 2 फिल्में करनी है। 2 साल के लिए मैंने कुछ नहीं किया, फिर परमाणु आई, तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ अपने आप में, बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है और जो मेरे मन में आया मैं करता हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं एक बाज़ार हूँ, बिज़नेस की तरह मुझे ये करना है वो करना है। दिन में आप कितनी बार खा सकते हो? 3 बार, 4 बार, 5 बार, उससे ज़्यादा तो नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है हमारे लाइफ में, इंग्लिश में एक कहावत है कि योर वांट्स बिकम योर नीड्स, कि मुझे एक 3 बेडरूम का घर चाहिए, नहीं मुझे एक 3 बेडरूम के घर की ज़रूरत है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग इतने ग्रीडी होते हैं, इतने लालची होते हैं एज ह्यूमन बींग्स, हमें और चाहिए और चाहिए। तो माइंड में मैंने अपने आप को रोक दिया है। गाड़ी जो मैं चलाता हूँ वो बहुत ही नॉर्मल गाड़ी है, मारुति जिप्सी, 6 लाख की गाड़ी है। 6 लाख भी काफ़ी कुछ होता है, लेकिन 6 लाख की गाड़ी है तो वो मैं चलाता हूँ। आर्मी कोटा से मुझे मिला तो वही मैं चलाता हूँ, मैं खुश हूँ। लोग बोलते हैं यार बहुत अनकंफर्टेबल है। कई आपके इंडस्ट्री के फोटोग्राफर्स हैं जो मुझे वो गाड़ी में देख के ऐसे ऐसे किए हम लोगों ने कि यार हम लोग डिसअपॉइंटेड हो गए, यार क्या चला रहे हो। लेकिन मेरा यही है ना कि मैं वहीं से आया हूँ। आप लोग जहाँ खड़े हैं मैं तो वहीं से आया हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। आज के तारीख में भी मेरे मम्मी पापा बस से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, अगर वो लोग जा सकते तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल। तो मैं अपने आप को बहुत ही बेसिक समझता हूँ, बेसिक गाड़ी चलाता हूँ। अभी देख रहा हूँ कौन सी इसको एक्सचेंज करके कौन सी गाड़ी लेके आऊँ। एक जीप ही चाहिए मुझे जो मैं ऊपर नीचे ले सकूँ, बस। अच्छा, चूँकि ये वक्त वो है जब आपकी फ़िल्म परमाणु सामने है, अब हमें बताइए कि परमाणु क्या है? परमाणु पहले तो मैं चौंक गया था कि द होल ऑफ बॉम्बे, एटलीस्ट मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, उनको परमाणु का मतलब ही पता नहीं। परमाणु का मतलब एटम होता है, परमाणु परीक्षण का मतलब एटॉमिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट। तो मैं पहले वही फिल्म जो मैंने प्रोड्यूस किया है, मैंने ये फिल्म्स प्रोड्यूस की जिन पे मुझे इम्पैक्ट हुआ है। जैसे मुझे अभी भी याद है कि जब भी एक बचपन में जब भी मैं उठ रहा था, उस वक्त पे एक पानी की बूंद यहाँ पे गिरी, तो मैं ऊपर देखा तो मॉम रो रही थी, मेरी माँ रो रही थी और पर्दे ऐसे खोले थे। मैंने कहा मॉम क्या हुआ? उन्होंने राजीव गांधी को किसी ने मार दिया कल रात को। तो मैंने देखा मॉम रो रही है राजीव गांधी के लिए। उसके बाद मैंने इंडिया टुडे या जितने सारे पेपर्स हैं, मैंने मैगज़ीन्स हैं, खोल के उनका जो कुर्ता, चेहरा, लोटो शूज़, ये सब देखा तो मुझे इम्पैक्ट हुआ। इसलिए मैंने मद्रास कैफ़े की। वैसे ही 98 में उस टाइम पे जब ये कलाम साहब ने ये टेस्ट किए, सिर्फ वही माइंड में आया कि कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद जो सैंक्शंस हुए इसके बारे में सोचा नहीं मैंने, लेकिन उस वक्त पे मुझे लगा कि अरे आई एम अ प्राउड इंडियन, हम लोग ने करके दिखाया। तो इसलिए मैंने फिल्म अभी की। तो परमाणु इसलिए मैंने की। और मैं अपने जो ऑडियंसेस है उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है आज की तारीख में कि इंडियन होना बहुत कूल है, इंडियन होना अच्छा है, इंडिया एक ग्रेट कंट्री है, वो इसलिए है क्योंकि May 11, 1998 में हमने ये टेस्ट किए, इसलिए मैंने परमाणु की।
तो हम उम्मीद करते हैं आपकी ये फिल्म कामयाब होगी। थैंक यू। और वो जिसको आपके साथ आपने ये फिल्म बनाई है उसी सीरीज़ में आगे भी हमें ऐसी ही कुछ फिल्में देखने को मिलेंगी। थैंक यू। 100%। हाँ, हमको ये भी बताइए कि करीब करीब 100 से ज़्यादा बरस हो चुके हम लोगों के यहाँ फिल्मों के सफ़र को, और बड़े बड़े नाम हुए फिल्म डायरेक्शन में, फिल्म प्रोडक्शन में। उनकी तरफ जब आप कभी नज़र डालते हैं, क्योंकि ख़ुद आप उसी लीग में आगे चल रहे हैं, मतलब पहले स्टूडियोज़ हुआ करते थे, कोई प्रभात स्टूडियो है, इम्पीरियल स्टूडियो है, फिल्मिस्तान है, राजकमल है, उसी तरह से सीरीज़ में अब आपकी कंपनी है। जब आप देखते हैं गुज़रे ज़माने के बड़े बड़े नामों पर, तो कौन से नाम आपको ऐसे लगते हैं कि हाँ, उन्होंने इस मीडियम को इस्तेमाल करते हुए वो किया जो किया जाना चाहिए था? इतने सारे, गुरुदत्त, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर। स्टूडियोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिल्म्स की बात कर रहा हूँ और एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। और काफ़ी ऐसे डायरेक्टर्स भी थे जो प्रोड्यूसर्स बने, जैसे राज कपूर साहब, बहुत सारे ऐसे थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि उस ज़माने में जो हमारा जो बेसिक इमोशन था, हमने उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। हमारी जो स्टोरी लाइन्स थी वो शायद पतली थी उस टाइम पे भी, लेकिन इमोशंस और जिस तरीके से हम लोग ये बेसिक इमोशन को ट्रीट करते थे उस टाइम पे, उस पर ज़्यादा गौर देते थे हम लोग। और उस वजह से आई थिंक वी हैव लिरिक्स की बात अगर करें हम लोग, लिरिक्स की बात, अगर गाने में लिरिक्स हो, आज के तारीख में क्या गाने बन रहे हैं। अगर आप मुझे पूछे कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा है अपने करियर का, मैं शायद मेरी पहली फिल्म के पास जाऊंगा जिससे मैं बोलूँगा कि आवारापन बंजारापन, सैयद कदरी साहब ने जो गाना लिखा है, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। लेकिन ऐसे कितने गाने हमें मिलते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी रेयर। तो उस ज़माने में इमोशंस पे, लिरिक्स पे जो जिस तरीके से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे, वो आज के तारीख में बहुत कमर्शियल हो गया। और मैं तो न्यू जनरेशन हूँ, फिर भी उसके बारे में सोच के मैं, गुरुदत्त, प्यासा, इट्स वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। मुझे कॉमेडीज़ बहुत पसंद है। किशोर कुमार के जो हाफ टिकट, मोहन चोटी, किशोर कुमार, कैसी पड़ोसन, व्हाट अ फिल्म। जाने भी दो यारो चलो, आउटस्टैंडिंग फिल्म, माई बेस्ट फिल्म, मेरा सबसे फेवरेट कॉमेडी फिल्म जाने भी दो यारो है। आज क्या बना रहे हैं हम लोग? सो आई थिंक हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। जो हम लोग ने अभी तक 80s और 90s का जो दौर था, सबसे ख़राब दौर था, सबसे हॉरिबल। तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो अमेरिका विल टेक ओवर। हॉलीवुड के जो फ्रेंचाइजेस है, मार्वल एक्सेट्रा, वैसे भी तो बहुत ही पावरफुल फ्रेंचाइजेस है, और बच्चों को ये मार्वल, थॉर, ये वो काफ़ी कुछ बहुत पसंद है। बट अगर इनके फ्रेंचाइजेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें क्या चाहिए? हमें किस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? कंटेंट, स्टोरी। प्लीज़ स्टोरी में चाहिए, स्टोरी लेके आइए। स्टोरीज नहीं है, हम 5 गाने डालते हैं, हीरोइन को एक बाम्बू पे नचाते हैं ऐसे गोल 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 गोल, जब तक वो ऐसे गिर जाएगी। शादियों में भी नाचती है, अवार्ड फंक्शन में भी वही करेगी वो। हीरो क्या करता है? पाँच बार नाचता है बेचारा, जंप मारता है 2 बार। स्टोरी इंपॉर्टेंट है। Am I right or wrong, इरफान साहब? So story is suffering. वो स्टोरी को वापस लाना है, इसलिए मैं प्रोड्यूसर बना। मैं ऐसे नहीं कि मैं सबसे अच्छे स्टोरीज लेके आ सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जॉन, करीब करीब हम लोग बातों के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। हालांकि हमारे दर्शक ज़रूर चाहते होंगे कि बातें और आगे भी हों, लेकिन आपके पास भी वक्त की कमी है, हमारे पास भी। तो आखिर में हम आपसे पूछेंगे कि कोई एक ऐसी बात जो आप चाहते थे कि इस लॉन्ग फॉर्मेट बातचीत के क्रम में आती, यानी वो सवाल मैं आपसे पूछता जिसका आप जवाब देते, तो वो मौका है कि आप वो जवाब दे सकते। जी, इतना ही कहना चाहता हूँ सब दर्शकों को जो ये देख रहे हैं कि मैं छोटी छोटी चीज़ें करता हूँ जो मेरे लाइफ में काफ़ी मायने रखते हैं। जैसे कि मैं किसी को रिश्वत नहीं देता हूँ, मैं ब्लैक मनी में, काला पैसा, काला धंधा जो है ना, ब्लैक मनी, उसमें डील नहीं करता हूँ। किसी से चोरी नहीं करता हूँ। और मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे काफ़ी कहा है कि अरे तुम ये कैसे कर सकते हो यार, इतना मुश्किल होता है बिना ब्लैक मनी, बिना ये बिना वो, लेकिन आज तक मैंने ये किया है। तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ईमानदारी से काम करे, ईमानदार रहे। और ये जो करप्शन का दौर जो चल रहा है, प्लीज़
उसे हटाने के लिए हर एक आदमी को अंदर से ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज के तारीख में जो माहौल है पूरे दुनिया में काफ़ी पोलराइज्ड हो चुका है। ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ, मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ। अगर मैं स्पिरिचुअल नहीं होता शायद नास्तिक होता, लेकिन धर्म मज़हब के बारे में ना सोचे, सिर्फ यही सोचे कि हमें ईमानदारी से करना है और सबके लिए अच्छा करना है। जैसे मॉम के साइड पे हमारे एक ये है, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। बस वही करें आप, पढ़ाई करें, अपने आप को एडुकेट करें और कुछ नहीं करें। और मेरे हिसाब से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो मंदिर मस्जिद चर्च में जाते हैं सबसे ज़्यादा वही सिनर्स हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वही क्रिएट करते हैं। तो वहाँ से प्लीज़ दूर रहे और अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जॉन अब्राहम, आपने हमारे लिए थैंक यू। ये थे जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया आपके लिए। डायरेक्टर ने मुझे एक आइडिया दिया, कहा कि तुम्हें क्या लगता है जॉन, इस पर करें हम लोग काम। मैंने कहा बहुत मुश्किल है यार, और फिर मैं मुस्कुराया, बोला कि नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मुश्किल है। अगर आसान होता मैं नहीं करता, क्योंकि आसान चीज़ सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन मुश्किल चीज़ करना सबको डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि वो फेल हो जाएगी उसमें। और मुझे फेलियर से डर नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने सक्सेस से सीखा है, मैंने सारे अपने फेलियर से ही सीखा है।